चलिए, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 10 की फिजिक्स लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को मानोनेत्र के बारे में बता दिया था कि मानोनेत्र क्या होता है और मानोनेत्र की क्रिया विधि क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हेडिंग आप डाल सकते हो, नेत्र के द्वारा देखना। आप हेडिंग डाल सकते हो, नेत्र से देखना या नेत्र के द्वारा देखना। कैसे नेत्र किसी भी वस्तु को देखता है, उसकी प्रोसेस क्या है, मैं उसकी बात करूंगा। हेडिंग डालिए, नेत्र से देखना। डाल लिए होंगे। अब चलिए मैं बताता हूं, पहले आप समझिए। देखिए, जब किसी वस्तु की प्रकाश की किरण या जब किसी वस्तु से जिस वस्तु को आप देखते हो तो वहां से जो प्रकाश किरण बेटा चलेगी वह सर्वप्रथम नेत्र के कोर्निया पर पड़ती है। कहां पड़ती है? नेत्र के कोर्निया पर पड़ती है या कार्निया या कोर्निया पर पड़ती है। तत्पश्चात कोर्निया से अपवर्तित होकर यह जलीय द्रव में प्रवेश करती है। फिर जलीय द्रव के बाद यह नेत्र लेंस को पार करती है। उसके बाद कांच द्रव से होती हुई लास्ट में यह रेटिना पर पड़ती है और रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, या यह कह सकते हैं कि रेटिना पर इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अब आपके माइंड में होगा कि रेटिना पर अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमें कोई वस्तु सीधा क्यों दिखाई देता है? तो मैंने बताया था कि मानवनेत्र में एक अंध बिंदु पाया जाता है जहां से प्रकाशिक सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं। तो यही जो रेटिना पर बेटा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इन्हीं प्रकाश सिराओं की मदद से सिग्नल मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क हमारा अपने अनुभव के आधार पर इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है या किसी नेत्र से हम कैसे देखते हैं। तो क्या बताएंगे, प्रोसेस कैसे बताएंगे। जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कोर्निया पर पड़ती हैं, कोर्निया पर पड़ने के बाद वह अपवर्तित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात वह क्रमशः जलीय द्रव नेत्र लेंस और कांच द्रव से होती हुई सबसे बाद में रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हमारा मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर क्या करता है, सीधा करके देखता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नेत्र से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये होती है प्रोसेस। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ाया है, नेत्र लेंस क्या होता है, कांच द्रव क्या होता है, रेटिना के बारे में बताए थे, जलीय द्रव के बारे में बताए थे, कोर्निया के बारे में बताए थे कि यह क्या कोर्निया क्या होता है, बताए थे। कोराइड के या कोराइड के नेत्र लेंस के बारे में क्या बताया, दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग आप डाल सकते हो, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। आइए हम समझते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है। छोटी सी डिफिनेशन है, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, मतलब नेत्र लेंस जो होता है अपनी फोकस दूरी को अपनी फोकस दूरी को स्वयं बदलता है और जो उसकी स्वयं की बदलने की क्षमता होती है बेटा, उसी को हम नेत्र लेंस की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप बताएंगे नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र लेंस की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब इस समंजन क्षमता का हम थोड़ा व्यवहारिक उपयोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका डिस्टर है, इस डिस्टर को मुझे इतनी पास से देखना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आंखों को हम क्या करेंगे, सिकोड़ेंगे, या हम अपनी आंखों को थोड़ा क्या करेंगे, संकुचित करेंगे। और जैसे ही हम अपने आंखों को संकुचित करेंगे, तुरंत यह डिस्टर जो है, पहले धुंधला जो दिख रहा था, बहुत आराम से बहुत अच्छे से यह दिखने लगेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया, हमारी आंख ने क्या किया या हमारे नेत्र लेंस ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा संकुचित किया,
जिससे इस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो यही जो हमने अपनी आंखों को संकुचित किया, यही क्या कर रहा है, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल रहा है, जिसकी वजह अपनी फोकस दूरी को बदल रहा है। और जब फोकस दूरी को बदलेगा तो क्या होगा, इस जेस्चर को अच्छे से वह देख सकता है। या मान लीजिए आपको मैंने बोल दिया सूर्य को आप देखिए, तो सूर्य को देखने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट खुली आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। हल्का सा अगर आप अपनी आंखों को सिकोड़ लेंगे या थोड़ा सा आंखों को अपने आप छोटी कर लेंगे, तो छोटी करने से क्या होगा, आप देखोगे सूर्य को भी आप हल्का फुल्का देख सकते हो। तो यह भी क्या प्रोसेस है, आपके समंजन क्षमता की प्रोसेस है। सीधे सीधे कह सकते हो समंजन क्षमता वह है जो, मतलब ये कह सकते हो समंजन क्षमता एक प्रकार की क्या होती है, नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। क्लियर हुआ? मतलब कहने का यह है कि नेत्र लेंस जो अपनी फोकस दूरी बदलता है, उसकी जो क्षमता होती है उसी को हम नेत्र लेंस की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप नोट कर सकते हो, या आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डिफिनेशन को। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है। देखिए स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बेटा 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तथा स्वस्थ मनुष्य के लिए उसका दूर मतलब सबसे अधिकतम दूरबिंदु अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। चलिए इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि अगर ये कोई मान लीजिए मनुष्य है, यहां कोई एक वस्तु रखी है, यह मनुष्य इस वस्तु को सबसे करीब कितनी दूरी तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर दूरी तक इस वस्तु को देख सकता है। जैसे ही इस वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लेकर आएंगे, तुरंत यह मनुष्य इस वस्तु को नहीं देख पाएगा या स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। तो हम कहेंगे कि अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मतलब अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, मेरी बात समझना, अगर आपकी आंखें, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग के दिमाग में यह भी हो सकता है कि सर मैं किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, मतलब 20 सेंटीमीटर पर भी अगर कोई वस्तु रखी होगी तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो एक चीज जान लीजिए बेटा, जिसके अंदर यह घटना पाई जाएगी कि वह 25 सेंटीमीटर से पहले अगर किसी वस्तु को देख लेगा तो उसके नेत्रों में दोष पाया जाएगा, यानी कि उसकी आंखें सही नहीं है, उसकी आंखों में कोई न कोई दृष्टि दोष है। अब उसको डॉक्टर से चेकअप कराना होगा कि किस प्रकार का उसके अंदर दोष है। मैंने बताया स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु मान लीजिए कितना होता है, अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब अगर यहां तक की बातें आप क्लियर कर लिए हों तो हम आगे आप बात करते हैं दृष्टि दोष की। चलिए अगली हेडिंग डालिए आप लोग, दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। 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 लिखिए बेटा, इसमें लिखिए सामान्यतः नेत्र में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सामान्यतः नेत्र में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नंबर 1,
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। पहले हेडिंग डालिए निकट दृष्टि दोष। तो आपके दिमाग में होगा निकट दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होगा, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अरे मूर्खो, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। लिखिए हेडिंग वाले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है, ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह दोष लिखो, आगे लिखो इसी में, यह दोष सामान्यतः 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बीच पाया जाता है। 10 वर्ष से 16 वर्ष के बीच के आयु के बीच पाया जाता है। 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बीच पाया जाता है। हेडिंग डालिए दोष के कारण। हेडिंग डालिए दोष के कारण। किस दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण। एक एक चीज मैं आज क्लियर करूंगा। हेडिंग डालिए दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष क्यों हो सकता है, उसका कारण क्या है। लिखिए नंबर 1, लिखिए इसमें थोड़ा सा लिखिए इस दोष के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। इस दोष के फ्रेंड मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। नंबर एक नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। पहला दोष किस कारण होगा, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होगा। पहला क्या कारण हो सकता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी और जब वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए दोष में, सेकंड पॉइंट बेटा लिखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस और रेटिना, मान लीजिए ये आपकी आइस थी, ऐसे बनती थी आइस इस तरीके से, तो यहां मान लीजिए नेत्र लेंस था, यहां आपका क्या था, पूरा रेटिना था। ये करें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। देखिए जब बीच की दूरी बेटा बढ़ जाएगी किसकी, रेटिना। मान लीजिए पहले रेटिना, अगर आपका स्वस्थ नेत्र है तो मान लीजिए रेटिना यहां कहीं है, मेरी बात समझना, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। मान लीजिए अगर आपका स्वस्थ नेत्र है तो रेटिना कहां है आपका, यहां है। लेकिन अगर आपके अंदर निकट दृष्टि दोष होगा तो कहा गया इनके बीच की दूरी बढ़ जाए, तो मान लीजिए यानी गोल, ये जो गोला है आपका इस तरीके से हो जाए, मतलब रेटिना कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये कहने का मतलब, ठीक है, कि बीच की दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अर्थात क्या लिखे, अर्थात गोले का व्यास बढ़ जाए तब अनंत से चलने वाली किरणें, तब अनंत से चलने वाली किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर, नेत्र से अपवर्तित होकर, नेत्र से अपवर्तित होकर बजाय रेटिना कैपिटल आर पर मिलने के, बजाय रेटिना आर पर मिलने के रेटिना से पहले ही
रेटिना से पहले ही एक बिंदु C पर मिलेंगी जिस कारण अनंत पर रखी या अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। जिस कारण अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। चलिए फिगर हम ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। ये नेत्र दोष वाला दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इसी से रिलेटेड फिगर है। मान लीजिए यहाँ अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है। अनंत से प्रकाश किरणें जो आती हैं बेटा समांतर आती हैं, ये पढ़ा दिया गया इससे पहले वाले लेसन में। ये मान लीजिए यहाँ पे आ रही हैं और मान लीजिए रेटिना इसका कहाँ है, रेटिना मान लीजिए है यहाँ पे, यहाँ आर हमने लिख दिया। आर मतलब क्या, रेटिना। अब इसका जब अपवर्तन होगा, अपवर्तन हुआ इन प्रकाश किरणों का, ये अपवर्तन से क्या हुआ, ये यहां मिल गई, ये कहां मिल गई, यहां मिल गई। मतलब ये सी लिख लो, मतलब वस्तु कहीं यहां पे रखी है। इस मतलब ये आप किसी मनुष्य का नेत्र है, मेरी बात समझना। ये मान लीजिए किसी मनुष्य का नेत्र है और ये नेत्र लेंस है आपका, ठीक है, ये नेत्र लेंस है। तो यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना था, इस रेटिना पे बनना था। क्योंकि आपको पता है प्रतिबिंब जो किसी मनुष्य का बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। लेकिन इस नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा किया जा रहा है, देखिए इकट्ठा यहां हो गई। और आपको बताए थे जब दो प्रकाश किरणें कहीं पर मिलती हैं तो वहीं क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आप देख रहे हो नेत्र में दोष होने के कारण यह इन प्रकाश किरणों का फोकस क्या हो जा रहा है, रेटिना के पहले किसी बिंदु C पर हो जा रहा है। और यहां पर होने से क्या होगा बेटा, यहां पर होने से क्या होगा कि मनुष्य को वह अनंत दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरे पॉइंट मैंने जो लिखाया उसका विश्लेषण यही है, ये फिगर है। और ये जो आर है आपका, ये जो आर रेटिना है, अब हम क्या करें, मेरी बात सुन। दोष तो है, दोष तो हो ही चुका है, अब इस दोष को तो आप दूर कर नहीं सकते हैं। ये जो गोले का व्यास बढ़ गया है, नेत्र का जो गोलक है, इस गोलक का जो व्यास बढ़ गया, इसको छोटा तो कर नहीं सकते। इसलिए हम ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं, ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं जो ये पहले फोकस हो रही है प्रकाश किरण, ये क्या हो जाए, इस रेटिना आर पर फोकस हो। तो देखिए ध्यान से, तो आप हेडिंग डालिए, पहले इस फिगर को बना लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया होगा। अगली हेडिंग डालिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण। इसका हेडिंग डालिए निवारण। तो निवारण में कुछ ज्यादा नहीं लिखना, सीधे आप लिखिए। पहले आप समझ लीजिए निवारण हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोष में क्या था, निकट दृष्टि दोष में क्या था, जो प्रकाश किरणों का नेत्र लेंस जो वस्तु से चली किरणों का फोकस कर रही थी, कहां कर रही थी, रेटिना के पहले कर रही थी। तो हमें इसको रेटिना आर तक पहुंचाना है प्रकाश किरणों। कैसे पहुंचाएंगे, अगर ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, अगर यह किसी तरीके से थोड़ा सा फैल के, मतलब थोड़ा सा फैलाव के साथ यह नेत्र लेंस से पड़े, मतलब इससे पहले मेरी बात समझना, इससे पहले जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, यहां पड़ रही थी, तो इस तरीके से जा रही थी, ऐसे जा रही थी, यहां जा रही थी, तो ये आगे मिल जा रही थी। लेकिन अगर यह थोड़ा सा फैल के पड़े इस नेत्र लेंस पे, तो क्या होगा, तो जब यहां से इस नेत्र लेंस जब इन प्रकाश किरणों को अपोजिट करेगी तो ये रेटिना आर पे पहुंचाएगी। तो वह कौन सा ऐसा लेंस है जो प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो आपको पता है बेटा, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो अपसारी प्रकृति का होता है, मतलब वह प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। इसलिए हम निवारण में हेडिंग क्या डालेंगे निकट दृष्टि को, निवारण में लिख सकते हो, लिखिए निकट दृष्टि दोष में या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। हम अवतल लेंस से बने चश्मे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति में अनंत से चलने वाली किरणें इस स्थिति में अनंत से चलने वाली किरणें अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से गुजरने पर या अवतल लेंस से बने चश्मे से गुजरने पर थोड़ा सा फैल जाती हैं जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना कैपिटल आर पर बन जाता है। जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना कैपिटल आर पर बन जाता है। ये सब लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ निवाड़ हेडिंग डालिएगा और निवाड़ में लिख दीजिएगा कि हम अवतल लेंस से बने चश्मे का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। किस दोष को दूर करने के लिए? निकट दृष्टि को दूर करने के लिए। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल ये फिगर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा और ऐसे कर लो, फिगर में यहाँ एफ कर लो इस तरीके से, ये नहीं बनाना है। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैंने आज आपको निकट दृष्टि दोष पढ़ाया और निकट दृष्टि दोष को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसके बाद बस आपके मानव नेत्र में एक हेडिंग और बच रही है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, इसको आप किताबों से खुद पढ़ लीजिएगा, जिससे मुझे अगले वीडियो में इसको पढ़ाने की जरूरत ना हो। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, दूर दृष्टि दोष। तो लिखिए, दूर दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है, लिखिए, दूर दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु 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 निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लिखिए, इस दोष में, आगे लिखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को यदि कोई पुस्तक पढ़नी हो, यदि कोई पुस्तक पढ़नी हो, यदि कोई पुस्तक पढ़नी हो तो उसे उस पुस्तक को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर उस पुस्तक को रखना पड़ेगा जिसके अंदर यह दूर दृष्टि दोष पाया जाएगा बेटा, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वह व्यक्ति जिसके अंदर यह दोष पाया जाएगा, अगर वह पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के पढ़ेगा, यानी उसके अंदर क्या है, कोई न कोई दोष है। तो ऐसे दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में निकट की चीजें अच्छे से नहीं दिखेंगी और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखेंगी। क्लियर हुआ? अब चलिए आप कारण हेडिंग डालिए, जल्दी से कारण के बारे में लिखिए। लिखिए कारण, दोष के कारण। लिखिए, इस दोष के दो मुख्य कारण हैं, इस दोष के दो मुख्य कारण हैं। एकदम उल्टा होगा। नंबर 1 लिखिए, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, उसमें बढ़ जाए थे इसमें कम हो जाए। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए? बढ़ जाए।
जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट लिखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, उसमें क्या था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इसमें क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। अर्थात गोले का व्यास कम हो जाए, अर्थात गोले का व्यास क्या हो जाए, कम हो जाए। इस स्थिति में 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 वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर बल्कि रेटिना के पीछे बनेगा। ध्यान देना, कहां बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ये रेटिना आर है, ये नेत्र लेंस है। कहने की देखिए, फिगर बनाने की जो बुक में फिगर दिया गया, बुक में फिगर बना लीजिएगा, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ बेटा प्रतिबिंब क्या बनेगा, रेटिना के कहां बनेगा, पीछे बनेगा, यहां कहीं बनेगा। ठीक है, अब बताओ, हमने भी बताया कि प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना आर पे, लेकिन इसमें कहां बन गया, रेटिना आर के पीछे बन गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके निवारण हेतु हम किसी ऐसे चश्मे का प्रयोग करेंगे। देखिए फोकस दूरी बढ़ गई, जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये लंबी लंबी दूरी तक फोकस करेगा प्रकाश किरणों को, और जब लंबी दूरी तक फोकस करेगा तो रेटिना आर इतनी ज्यादा दूरी तक क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को फोकस कर दे रहा है कि यह प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जा रहा है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए हम किसी ऐसे लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे जिससे यह दोष दूर हो जावे। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, निवारण। लिखिए इस दोष को, निवारण लिखिए, किसका निवारण, दूरदृष्ट दोष का। लिखिए इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण निवारण सब बताइए। तो अच्छे से फिगर बनाने के लिखना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष के बारे में अगर पूछा जाता तब भी लिखना पड़ेगा। जनरली शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण एवं उपाय बताइए। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, दोनों की परिभाषाएं लिखकर और इनका निवारण डायरेक्ट लिख देंगे, कोई फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी। नंबर कितना बढ़ता है, 2 के बाद अगर 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है तब वहां पर आपको फिगर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर बढ़ेगा तो कंटेंट भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने बता दिया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक दोष और अलग से जान लीजिए, लिख लीजिए, जरा दूरदृष्टता लिख लीजिए जल्दी से, छोटी सी लाइन पूछा जा सकता है। लिखिए आयु में वृद्धि होने के साथ, जरा दूरदृष्टा को लिख लीजिए, आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अक्सर यह दोष बुड्ढों में होता है। आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है या दूर हट जाता है, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तु देखने में क्या होती है, सहायक। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों को पास की चीजें या पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। लेकिन इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा आपके दिमाग में होगा द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा क्या है, तो ध्यान दीजिए, द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा ऐसा चश्मा होता है
जिसमें एक चश्मे में एक कांच होता है इस तरीके से गोल गोल, तो क्या होता है, आधा पार्ट क्या होता है आपका, आधा पार्ट जो है ऊपर वाला या नीचे वाला, आधा पार्ट उत्तल होता है और आधा पार्ट क्या होता है, अवतल होता है। तो देखो अवतल क्या करता है, अवतल आधा पार्ट उत्तल और आधा पार्ट क्या अवतल। तो उत्तल क्या करता है, उत्तल क्या करता है, निकट की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, और अवतल क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। समझ में आ गया आपको, ज्यादा दूर से पूछा नहीं गया आज तक, ना ही पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए कुछ जन्मजात आंखों में कुछ रोग होते हैं, जैसे आप लोग सुनो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, तो ये जन्मजात रोग होता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानने के लिए इतना जान लीजिए, आपको वर्णांधता भी एक रोग होता है जो आंखों में ही पाया जाता है, जिसको हम कलर विजन कहते हैं। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हरा और लाल रंग देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हरा और लाल रंग देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और यह जन्मजात या हम कह सकते हैं अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर बचपन में नहीं है तो बाद में हो जाएगा, ये अनुवांशिक है और यह अभी तक लाइलाज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, काफी लंबा कंटेंट था। इस लंबे कंटेंट को रखने का मतलब यही था कि मानव नेत्र पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसी के साथ मानव नेत्र खत्म हो चुका, दूर इसके दोष खत्म हो चुके, हर एक टॉपिक मानव नेत्र का क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा छोटा टॉपिक है, मतलब ये कह सकते हैं फिर ऐसे 20 से 25 मिनट का टॉपिक होगा। पूरी तरीके से आपका लाइट यूनिट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद मैं इस लाइट यूनिट पे लगातार न्यूमेरिकल चलूंगा, जो भी 4-5 वीडियो बने उसको बनाने के बाद मैं तब विद्युत पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। एंड लास्ट I wanna say to every student, please subscribe my channel and share also, because if you are not sharing my videos, then it's not feeling good. I'm not feeling good. I'm here to doing hard work, but if you are not supporting me, I cannot, I have no words to say what I'm saying. ओके, थैंक यू वेरी मच। बस मैं लास्ट में ही कहूंगा, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।